Hello everyone, welcome to my channel Commerce Aspirants. So as we all know, जो NTA UGC नेट की आंसर कीज़ है वो रिलीज़ हो चुकी है। बहुत से स्टूडेंट्स ने चेक किया है, क्रॉस वेरीफाई किया है। कुछ स्टूडेंट्स का कुछ टाइम तक डाउनलोड नहीं हो रहा था, कुछ का अभी भी नहीं हो रहा है। आपके जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस है, जो आपको लग रहा है कि आप चैलेंज कर सकते हो, कट ऑफ कितना जा सकता है, ड्रॉप्ड क्वेश्चंस क्या होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, ये सारे जो भी क्वेरीज है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू है उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये जो चैनल है कॉमर्स एस्पिरेंट्स, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है जो एमएच सेट और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉमर्स का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इन 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किए वीडियोस तो चेक कीजिए। और आफ्टर ईच यूनिट इज़ कम्प्लीटेड पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रिजल्ट, जो भी आपकी क्वेरीज है सब। तो आप फर्स्ट आंसर की जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगी कॉमर्स की 26 नवंबर जो फर्स्ट शिफ्ट था वो आंसर की अब हम डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें से कौन से क्वेश्चंस चैलेंज आप कर सकते हो एंड 90% उसका रिप्लाई आएगा ही आएगा, वो भी मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं करना है कि सबने चैलेंज कर लिया और फिर उसका ना ही किसी को फ़ायदा हो रहा है बट नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। सिर्फ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एक्चुअली में रॉन्ग हुए हैं एनटीए के साइड से वही हमें चैलेंज करने हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। डीआई बहुत ही इजी आया था शिफ्ट 1 में। 26 नवंबर का जो शिफ्ट था उसमें डीआई काफ़ी इजी था। आई होप सभी का एटलीस्ट 4 आउट ऑफ 5 तो करेक्ट होगा ही। तो डीआई का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो रॉन्ग हुआ है या जिसे हमें चैलेंज करना होगा। डीआई के जो भी आंसर्स दिए गए हैं एनटीए के द्वारा वो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 2123। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन में लिखा है चैलेंज, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की मुझे क्वेरीज आई है कि क्या हम इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स में से दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, इसे आंसर करना था। क्वेश्चन आईडी है 2123। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, और जो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। स्टेटमेंट 1 गलत इसीलिए कह रहे हैं वो लोग क्योंकि यहाँ पे रीजनल लेवल ओनली दिया गया है। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, स्टैटिस्टिकल सिस्टम शुड एंश्योर इट्स इम्पेकेबिलिटी। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ने जो मुझे पिक्चर्स शेयर किए थे गूगल से उन्होंने वेरीफाई किया है, तो यस ये ऑप्शन एनटीए ने गलत दिया है। एनटीए ने 8491 जो ऑप्शन आईडी है वो दिया है, दैट इज कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। बट ऐसा नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि उनका शायद ये 2 मार्क्स से नेट हो सकता है या ये 2 मार्क्स से जेआरएफ हो सकता है, मैं कहूँगी उन्होंने इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए। बट जिनका ऑलरेडी नेट हो रहा है या जेआरएफ हो रहा है उन्होंने इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज नहीं करना चाहिए। दूसरे जो क्वेश्चन है मे बी उन्होंने उसके लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि पेपर 1 के क्वेश्चन एनटीए यूजुअली करेक्ट ही देता है। वो उनके एंड से भले ही कितना भी रॉन्ग हो बट वो उनके एंड से कोई ना कोई रीजंस देते ही है। तो मैं यही एडवाइस करूँगी जिन स्टूडेंट्स का ये 2 मार्क्स की वजह से नेट या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है उन्होंने ट्राई करना चाहिए इसे चैलेंज करने के लिए। और आप टेलीग्राम में एक बार डिस्कस भी कर सकते हो बिफोर चैलेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 2092। इसमें टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कौन सा है वो पूछा गया था। 2092 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी। इसमें भी कई बच्चों ने मुझे क्वेरी पूछी थी कि मैम क्या ये
कंफाउंडिंग हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि ये कंफाउंडिंग हो सकता है? तो नो, ये कंफाउंडिंग नहीं हो सकता। कंफाउंडिंग इज अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल हमने पढ़ा है, कंफाउंडिंग हाइपोथेसिस नहीं होता है। तो इसे चैलेंज करना वेस्ट होगा, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है। कंफाउंडिंग हाइपोथेसिस का टाइप नहीं है, ये एक वेरिएबल का टाइप है जो कि हम हाइपोथेसिस में यूज करते हैं, बट दिस इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो नेट एनटीए ने आंसर दिया है क्वेश्चन ID 2092 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस का, वो सही है, विच इज 8368। द करेक्ट ऑप्शन ID इज 8368। 2090 नेक्स्ट क्वेश्चन ID है। अब इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैम ये बायोलॉजिकल मॉडल दिया गया है, बट गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो ये इकोलॉजिकल मॉडल है। और जब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है बिकॉज ये बायोलॉजिकल मॉडल दिया गया है तो हमने नेबरहुड ऑप्शन सोचा ही नहीं बायोलॉजिकल रिलेटेड। इकोलॉजिकल रिलेटेड होता तो शायद स्टूडेंट्स का कहना था कि उनका ऑप्शन में चेंजेस हो सकते थे। बिकॉज बायोलॉजिकल मॉडल दिया गया है तो ये गलत हो सकता है। तो यस, मैंने चेक किया है कि ये बायोलॉजिकल मॉडल नहीं है, ये इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग में एनटीए से मिस्टेक हुई है थोड़ी। और जो स्टूडेंट्स ये रीज़न दे रहे हैं कि अगर ये बायोलॉजिकल है तो इसलिए नेबरहुड ऑप्शन कई जनों ने सेलेक्ट नहीं किया, या कई जनों ने मे बी बिलीव नहीं किया, या स्कूल नहीं किया, या जो भी रीजंस आपने दिए, तो यस, अगेन मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने भी 2 या 4 मार्क्स से भी उनका छूट रहा है वो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। यस, it is quite possible कि you can challenge for a wrong framing of question, ये पॉइंट वैलिड है। बट जिनका 2 से 4 मार्क तक छूट रहा है वो ही कीजिएगा, और आपको प्रॉपर जब आप क्लेम करते हो तो आपको वैसा वहाँ पे मेंशन भी करना होगा। तो यस, जिनका 2 to 4 मार्क्स से उनका JRF रह रहा है या नेट रह रहा है, यस दे कैन श्योरली चैलेंज दिस क्वेश्चन। और एज पर एनटीए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ID है वो है 8359। 8359 एज पर एनटीए इज द राइट ऑप्शन ID। नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 2096। अब इस पे भी बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम ये डेनोटेटिव होना चाहिए, कोनोटेटिव नहीं। कोनोटेटिव का सेम और मोर और लेस सेम कैसे होगा? तो नहीं, ये आंसर को चैलेंज नहीं करना चाहिए, ये आंसर सही है। मैंने इसे चेक किया है तो डेनोटेटिव जो है वो गलत है, कोनोटेटिव जो है वो ही सही है। तो 2096 को चैलेंज मत कीजिएगा, बिकॉज जो आंसर एनटीए ने दिया है एज पर द आंसर की वो राइट है। कोनोटेटिव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2086। ये जो क्वेश्चन था ब्रेन का क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेन की एबिलिटीज का। तो इसका एनटीए ने 3 आंसर्स दिया है। अब इसका क्या मतलब होता है कि 8341, 8342 और 8344 जिन भी स्टूडेंट्स ने ये जो 3 ऑप्शन आईडीज मैंने बताया 41, 42 और 44 ये मार्क किया होगा तो आपको इसके मार्क्स ज़रूर दिए जाएंगे। बट अगर किसी ने भी 8343 ऑप्शन मार्क किया है तो उन्हें उन स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बाकी के जो 3 ऑप्शन जिन्होंने भी मार्क किए उन सभी को इसके मार्क्स दिए जाएंगे। 2086 जो क्वेश्चन है ब्रेन एबिलिटी रिलेटेड, इसमें 3 ऑप्शन एनटीए ने राइट कहा है, और जिन्होंने भी इन 3 आंसर्स को मार्क किया है उसे ये मार्क्स दिए जाएंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को। एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे पैसेजेस के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें चैलेंज करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस का जो भी एसेंस होता है, जो भी पीओवी होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। एनटीए के पास कई एक्सप्लेनेशंस होंगे कि वो ऑप्शन जो उन्होंने सही चूज़ किया है वो सही क्यों है। तो इसीलिए पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन को चैलेंज मत कीजिएगा, वो जो दिए गए हैं वो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो अभी सारे कॉमर्स के क्वेश्चंस हैं, वो भी जितने भी पेपर 1 के क्वेश्चंस थे 26 नवंबर को जो 5th वन हुआ था कॉमर्स का, जो कि 3rd बैच था, फर्स्ट टाइम कॉमर्स का 3rd बैच भी इंट्रोड्यूस नहीं, फर्स्ट टाइम 3rd बैच भी कंडक्ट करना पड़ा था एनटीए को, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये अच्छी बात भी हो सकती है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, बट देखेंगे हम, कट ऑफ के ऊपर भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें। मैं पूरा पेपर डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि पूरा डिस्कस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तीनों शिफ्ट्स के हमें डिस्कस करने हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो भी डिटेल में हर शिफ्ट का, जैसे 25 को 2 शिफ्ट्स हुए थे, 26 को 1 हुआ था, तो ये तीनों शिफ्ट्स के जो डिटेल में क्वेश्चंस है, अगर वो राइट है तो वो क्यों राइट है, वो रॉन्ग है तो वो क्यों रॉन्ग है, ये सब जो डिटेल में एनालिसिस होगा वो जब फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम करेंगे। एज ऑफ नाउ क्योंकि 24 तक ही आपको टाइम दिया गया है क्लेम करने के लिए, तो हम जल्दी से जो भी चैलेंजिंग लग रहे हैं स्टूडेंट्स को वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो यस, नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार, डेफिनेटली होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉमर्स के आपके 3 शिफ्ट्स थे और तीनों शिफ्ट्स में स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्स है काफ़ी मिक्स्ड थे। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो पेपर शिफ्ट 1 था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, शिफ्ट 2 था वो उससे कम था, और शिफ्ट 3 था वो काफ़ी इजी था, और कुछ का ये कहना है कि शिफ्ट 3 डिफ़िकल्ट था। तो जो भी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है, अगर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मिक्स्ड भी है फिर भी यही कहा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इनिशियली कॉमर्स के 2 ही शिफ्ट्स होते थे, इस बार 3 शिफ्ट्स हो गए हैं। तो तीनों शिफ्ट्स में जो डिफ़िकल्टी लेवल है ऑब्वियसली वेरी करेगा ही, तीनों शिफ्ट्स सेम है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तीनों शिफ्ट्स की वजह से नॉर्मलाइजेशन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, परसेंटाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कट ऑफ है वो डिक्लेयर किया जाएगा, और सपोज 3 शिफ्ट्स हुए हैं, अब सपोज एक शिफ्ट में किसी को 220 मिल रहे हैं, ये सेकेंड शिफ्ट है, इसमें हाईएस्ट 200 है, और थर्ड शिफ्ट में हाईएस्ट 180 है। इसके बाद यहाँ पे आएगा 218, फिर 215 ले लो, 210 ले लो, यहाँ पे आप ले लो 195, 190, 190, फिर भी आप 180, 178, 174, 172। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये जो थर्ड शिफ्ट है इसमें जो हाईएस्ट मार्क है 180 है, सेकेंड में 200 है, फर्स्ट में 220 है। अब एनटीए वालों को इन तीनों शिफ्ट्स में से सिलेक्ट करने हैं बच्चे, इन तीनों शिफ्ट्स में से सेम कट ऑफ जाना चाहिए, सेम कट ऑफ का परसेंटाइल आना चाहिए। तो अगर ये 100 परसेंटाइल डिक्लेयर करेंगे, ये 100 डिक्लेयर करेंगे, ये 100 डिक्लेयर करेंगे, दैट मीन्स इस शिफ्ट में ये 99 होगा, ये 99 होगा, ये 99। परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत डिफरेंस है। परसेंटेज यानी कि जो परसेंट आया है उतने मार्क्स में से, और परसेंटाइल मीन्स कि आप कितने स्टूडेंट से आगे हो, आपने कितनों को पीछे छोड़ दिया है। परसेंटाइल निकाला जाएगा, परसेंटेज नहीं। परसेंटाइल मीन्स आप कितनों से आगे हो, आपने कितनों को बीट किया है, और आपसे पहले अगर एक ही बंदा है तो आप 99 पे रहोगे, अगर आपके पीछे सारे हैं तो आप 100 परसेंटाइल पे रहोगे। तो फॉर एग्जाम्पल 99 हो गया, यहाँ पे 98 हो गया, यहाँ पे 98, 98, ये 90, 97, 97। और सपोज जेआरएफ के लिए अभी जो कोटा है उसके अकॉर्डिंग सपोज 60 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो 6 कैसे सिलेक्ट करेगा एनटीए, पहले 2 यहाँ से सिलेक्ट हो गए, फिर 2 यहाँ से हो गए, और फिर 2 यहाँ से हो गए। तो जेआरएफ का जो कट ऑफ का परसेंटाइल होगा वो कितना होगा, 99 परसेंटाइल कट ऑफ का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 99 परसेंटाइल इस शिफ्ट में इन 2 को है, इस शिफ्ट में इन 2 को है, और इस शिफ्ट में इन 2 को है। तो 99 कट ऑफ होगा, और ये 6 बच्चों को जो जेआरएफ दिया जाएगा। सिमिलरली नेट का भी ऐसा ही सिलेक्शन होगा। सपोज नेट का 97 परसेंटाइल होगा, और इसके बिलो जो है, अगर आप थर्ड शिफ्ट में और आपका 172 है फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपका परसेंटाइल 97 है।
आप सेकेंड शिफ्ट में हो बट जो 89 तक है जिनका मार्क्स उन्हीं का होगा, और आप अगर शिफ्ट 1 में हो तो जो 210 तक है उन्हीं का होगा। तो जिनका शिफ्ट हार्ड था उनका स्कोर कम रहा तो भी होने के चांसेस है, और जिनका शिफ्ट 1 है उनके स्कोर ज़्यादा है तो भी उनके सिलेक्शन के चांसेस कम है। आई होप नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन है ये आप सबको समझ में आ गया है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस होता है, डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं होगा इस बार, क्योंकि कॉमर्स के 3 शिफ्ट्स में पेपर्स कंडक्ट हुए। 3 शिफ्ट्स में पेपर्स कंडक्ट होने के बाद नॉर्मलाइजेशन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। और ये जो मैंने आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया है इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही होगा सिलेक्शन। तो आपको अगर थोड़ा बहुत आपका जजमेंट लगाना है तो आप अपनी शिफ्ट, आपने अगर शिफ्ट 1 में अपीयर किया है तो शिफ्ट 1 में किसका हाईएस्ट है, मतलब अब तक के अगर आप कोई डिस्कशन ग्रुप्स में आपने देखा होगा कि किस स्टूडेंट का हाईएस्ट जा रहा है, वैसे आप शिफ्ट 2 के हो तो आप देख सकते हो किसका हाईएस्ट जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा जजमेंट लगा सकते हो। सपोज अगर शिफ्ट 1 में आप देख रहे हो किसी का 220 है, शिफ्ट 2 में अगर आप देख रहे हो 200 है, तो आप उस अकॉर्डिंग जज कर सकते हो कि आप नेट में आ सकोगे या नहीं, जेआरएफ में आ सकोगे या नहीं। अभी बहुत से जन बोल रहे हैं हाँ अगर आप 180 अबाव है तो आपका नेट होगा ही, आपका जेआरएफ होगा ही अगर आप 200 अबाव हो। तो ये जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ अगर आप डिफिकल्ट शिफ्ट में रहने के बावजूद, मीन्स आप सपोज कोई बोल रहा है शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट है और आपका उस शिफ्ट में डिफिकल्ट शिफ्ट में भी आपका 200 अबाव है तो यस हाई चांसेस है। बट अगर आप शिफ्ट 1 में हो और सब कह रहे हैं कि शिफ्ट 1 इजी गया है, तो उस शिफ्ट 1 में अगर आपका 170 या 180 भी है तो भी आपका जेआरएफ होगा या नहीं ये डाउटफुल है, क्योंकि वो शिफ्ट इजी थी। तो अभी कोई भी सही से नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा कि बेस्ड ऑन, अगर आपको पता चलता है कि हाँ हाईएस्ट शिफ्ट 1 में अभी तक डिस्कशन के अकॉर्डिंग एक ही बच्चे का 220 है, उसके बाद सब 180 190 वाले हैं, सिर्फ एक ही 220 अबाव जा रहा है आपके शिफ्ट में, तो यस फिर चांसेस हो सकते हैं। बट अगर आपके शिफ्ट में बहुत से बच्चों का 200 में है तो यस देन आपके चांसेस कम है, और अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो डेफिनेटली और भी कम है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जजमेंट करना है। मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगी कि कट ऑफ क्या है क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, बिकॉज 3 शिफ्ट्स है कॉमर्स के, तो कट ऑफ भी अभी सपोज आपकी फ्रेंड, आप एग्जांपल ले लो, आपकी फ्रेंड ने शिफ्ट 1 में पेपर दिया है और उसके मार्क्स है 180 और आपने शिफ्ट 3 में दिया है जो डिफिकल्ट शिफ्ट थी और आपके मार्क्स है 172, बट शायद आपका नेट हो जाए और उसका नेट भी ना हो। क्यों होगा ये? नॉर्मलाइजेशन की वजह से होगा, क्योंकि उसका शिफ्ट इजी था, आपका शिफ्ट डिफिकल्ट था, इसलिए आपका नेट भी हो जाएगा और उसका नेट भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो कभी जब रिजल्ट्स आउट होते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स कंपेयर करने लगते हैं, अरे उसका 180 होके नहीं हुआ, इसका 172 कैसे हो गया, ये झूठ तो नहीं बोल रही, नहीं ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे इसका मे बी परसेंटाइल लिखा गया होगा 98 और ये जो आप शिफ्ट 1 में जिसने दिया होगा उसका शायद परसेंटाइल 96 होगा, तो परसेंटाइल की वजह से इसका कट ऑफ में क्वालिफाई हो गया, इसका कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं हुआ। तो परसेंटाइल, जब भी आप अपने फ्रेंड्स के भी स्कोर्स चेक करोगे, उनसे पूछोगे, तो हमेशा सबका परसेंटाइल पूछना है, क्योंकि परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ अनाउंस किया जाएगा कॉमर्स का। बाकी मार्क्स का कुछ इसमें जानकर यूज नहीं होगा, क्योंकि वो टोटली शिफ्ट पे। हाँ अगर आप दोनों शिफ्ट 3 में हो और उसको 172 है उसका हो गया और आपका 174 है और नहीं हुआ, नहीं ये नहीं हो सके, ये नहीं हो सकता। उसका अगर 172 है और आपका 174 है तो आपका होगा ही, अगर आप सेम शिफ्ट में हो। सेम शिफ्ट में हो तो होगा, अलग अलग शिफ्ट में हो तो मार्क्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। समझ में आ गया सबको क्या है ये नॉर्मलाइजेशन का सीन? एक जो चैलेंजिंग क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे, ये है 2165, क्वेश्चन आईडी 2165 है।
इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ID 8660, ये सही है क्योंकि पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, और NTA ने जो आंसर दिया है वो दिया है हायरिंग ऑफ बैंक लॉकर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट। तो यस, ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, बट मैं फिर से एडवाइस करूँगी जिन्हें लग रहा है कि उनका 2 मार्क्स से JRF छूट रहा है या 2 मार्क्स से नेट छूट रहा है, उन्हीं को इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि मनी और टाइम दोनों ही वेस्ट हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के चैलेंज कीजिएगा, एक बार ग्रुप में डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा बिफोर चैलेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन ID 2182। अब जो 2182 में प्रॉब्लम हुआ है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है NTA ने, बट NTA ने क्या किया है, यहाँ पे 0.5 है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था 0.05। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है NTA ने 0.5 और होना क्या चाहिए था 0.05। तो बिकॉज यहाँ पे 0.5 दिया है, 0.05 नहीं दिया है, और NTA के अकॉर्डिंग आंसर में NTA ने आंसर में ऑप्शन A, B और D ये ऑप्शन सही है ऐसे कहा है। दैट इज NTA ने ऑप्शन 8727 को सही मार्क किया है, जिसमें ऑप्शन A है, B है और D है। बट अगर आप देखोगे ये जो तीनों ऑप्शंस है इसमें A है, और अगर A ऑप्शन ही गलत है तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन जो लास्ट में दिया है वो है B, C और D, तो C तो है ही नहीं राइट, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है चारों जो ऑप्शन है गलत है, राइट ऑप्शन क्या होने चाहिए थे, B एंड D होने चाहिए थे। तो B एंड D ऑप्शन होने चाहिए थे, B एंड D कहीं पे है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप 100% चैलेंज कर सकते हो। आई एम होपिंग 100% सभी को इसके मार्क्स दिए जाएंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको तो डेफिनेटली इसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ID 2161। इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि प्राइस सेंसिटिविटी इज़ हाई, इसमें से आंसर सही कौन सा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो रिटेलिंग है वो सही है। तो यस, ये ऑप्शन को भी, ये ऑप्शन कह रही हूँ, ये क्वेश्चन को यू कैन चैलेंज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ID है वो है 2217। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 2217 है जो नेक्स्ट क्वेश्चन ID है। नेक्स्ट क्वेश्चन ID इज 2217 और 2 कंपनीज का और डिविजन रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो एज पर NTA बोथ A and R are correct and R is the correct explanation। 8865 क्वेश्चन ऑप्शन ID जो है करेक्ट कहा गया है एज पर NTA, बट जो स्टूडेंट्स का कहना है कि A is not correct but R is correct। That means कि जो 2 companies with same general meeting earning power and same general position in an industry, the one paying larger will almost always sell at a higher price, ये सही नहीं है। बट जो रीजन का स्टेटमेंट है दैट इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ नियर डिविडेंड्स इज हायर देन प्रेजेंट वर्थ ऑफ डिस्टेंट डिविडेंड, ये सही है। तो यस, यू कैन क्वेश्चन इट, ये क्वेश्चन भी आप चैलेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, मैंने जो भी आपको कहा है कि आप चैलेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो गए आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको थोड़ा और हेल्प मिल जाएगा डिसीजन लेने में कि करना है या नहीं करना है चैलेंज। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमने जो कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट किया है वो 3 लैंग्वेजेस में स्टार्ट किया है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। एंड अगर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो, एक्यूरेट लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ऑल्सो जो ड्रॉप क्वेश्चंस का बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, ड्रॉप क्वेश्चंस क्या होता है कि जो NTA के फ्रेमिंग में गलती हुई है, NTA की तरफ से गलती है, तो ऐसे क्वेश्चंस का मार्क्स या तो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा या फिर किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, डिपेंड्स ऑन NTA। तो ड्रॉप क्वेश्चंस ये होते हैं,
सेकेंड क्वेरी जो स्टूडेंट्स की थी कि चैलेंज करने के बाद, पैसे देने के बाद रिफंड होगा नहीं होगा क्या होगा। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हो और अगर वो एनटीए एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स कि एनटीए एक्सेप्ट करता है कि उनका क्वेश्चन गलत है, उनका आंसर जो दिया है उन्होंने गलत दिया है, दैट मीन्स आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाएंगे और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन का वो ऑप्शन दिया है जो आपने चैलेंज किया था, वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी उसके मार्क्स दिए जाएंगे एंड आपने जो 1000 रुपीज़ पे किए हैं वो भी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे अगर एनटीए की मिस्टेक है तो। अगर एनटीए की मिस्टेक नहीं है तो ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ना ही आपको वो 1000 रुपीज़ मिलेंगे। बट मैं बोलती हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 मार्क्स से आपका जेआरएफ रह रहा है या नेट रह रहा है और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं है, सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट है, तो एक क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो बट फिर भी डिसीजन टोटली आपका होगा। एक बार आप डिस्कस कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं और कोई क्वेरीज हो गई तो वो भी पूछिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।